हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द फार्मेसी इंडिया लाइफ। तो आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं जनरल फार्माकोलॉजी का फर्स्ट एमसीक्यू का टॉपिक, जिसमें हम कवर करने वाले हैं रूट्स ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन एंड ड्रग अब्जॉर्प्शन। ये जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, ये हमारे नॉलेज को टेस्ट करेगी कि हमने कितना अच्छे से जनरल फार्माकोलॉजी अपने डिप्लोमा फार्मेसी के सेकेंड ईयर में पढ़ा है। तो स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। तो सबसे पहला क्वेश्चन है हमारे पास, विच रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन हैज द फास्टेस्ट ऑनसेट ऑफ एक्शन? ऑप्शन ए इंट्रावेनस, ऑप्शन बी ओरल, ऑप्शन सी सबक्यूटेनस और ऑप्शन डी टॉपिकल। तो कौन से रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन से अगर हम ड्रग लेते हैं तो सबसे फास्टेस्ट एक्शन हमें शो होता है, सबसे जल्दी एक्शन शो होता है? सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए आईवी। तो जो हमारा आईवी या फिर इंट्रावेनस रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन होता है, इसमें हम डायरेक्टली अपने जो ब्लड स्ट्रीम में अपना जो सिस्टमिक सर्कुलेशन है उसमें ड्रग इंजेक्ट करते हैं इंट्रावेनस इंजेक्शन के द्वारा, जिसके वजह से डायरेक्टली जाके वो ब्लड में पहुंचती है और अपना एक्शन शो करती है। कोई उसमें उसको लिवर के थ्रू जाना नहीं पड़ता, जीआईटी क्रॉस नहीं करनी पड़ती, कोई कुछ नहीं करना पड़ता, डायरेक्टली ब्लड स्ट्रीम से पहुंच के अपना काम बहुत ही जल्दी शुरू कर लेती है। So the second question is, which of the following route of drug administration bypass the GIT tract? कौन सा जो ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन है जो जीआईटी ट्रैक होके नहीं जाता? ऑप्शन ए सबलिंगुअल, ऑप्शन बी ट्रांसडर्मल, ऑप्शन सी इनहेलेशनल या फिर ऑप्शन डी रेक्टल। तो आंसर हमारा है ऑप्शन सी इनहेलेशनल रूट, क्योंकि जो हमारा सबलिंगुअल रूट है या फिर जो भी हमारे अदर रूट्स है, इसमें हमारा ड्रग हम ओरली लेते हैं तो जाता है वो हमारे जीआईटी के थ्रू, उसके बाद जाके वो हमारे सिस्टमिक सर्कुलेशन में जाता है और काम करता है। लेकिन जो हमारा इनहेलेशनल ड्रग है, इनहेलेशनल मतलब हम उसको इनहेल करते हैं, तो इसमें ये डायरेक्टली हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम में जाता है और हमारे जीआईटी के थ्रू इसको जाना ही नहीं पड़ता। इसके वजह से ये जो जीआईटी का ट्रैक है उसको बाईपास कर देता है, जिसके वजह से क्या होता है ना, जीआईटी में हमें पता है हमारे एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं जो हमारे ड्रग को डिग्रेड कर देते हैं कुछ हद तक, एंजाइम्स डिग्रेडेशन। तो अगर हम नेजल रूट से या फिर इनहेलेशनल रूट से ड्रग लेते हैं तो हमारा जीआई ट्रैक बाईपास हो जाता है। Then third question is, which route of drug administration has the highest bioavailability? तो इस क्वेश्चन को जानने के बाद हम बायोअवेलेबिलिटी का कॉन्सेप्ट क्या होता है वो एक बार अच्छे से क्विकली रिवाइज कर लेंगे। तो इसमें ऑप्शन है, ऑप्शन ए आईवी, ऑप्शन बी ओरल, ऑप्शन सी सबक्यूटेनियस एंड ऑप्शन डी टॉपिकल। तो आंसर हमारे पास होगा ऑप्शन ए इंट्रावेनस रूट, क्योंकि जो इंट्रावेनस रूट होता है, हमने बात करा था पिछले क्वेश्चन में कि ये डायरेक्टली ब्लड स्ट्रीम को जाता है, डायरेक्टली ब्लड स्ट्रीम को जाता है और इसके वजह से ये 100% बायोअवेलेबिलिटी शो करता है। बाकी जो भी ड्रग होते हैं, सपोज अगर हमने ओरली दिया या फिर सबक्यूटेनियसली लिया या फिर कुछ भी करके दिया, वहां पे हमारा कुछ ना कुछ डिग्रेडेशन हो ही जाता है ड्रग। अगर हमने ओरली लिया तो ये लिवर के थ्रू जाएगा, लिवर के थ्रू कुछ मेटाबोलाइज हो जाएगा, जीआईटी के थ्रू कुछ मेटाबोलाइज हो जाएगा। बाकी जो अदर रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन है, यहाँ पे थोड़ा बहुत मेटाबॉलिज्म ड्रग का हो ही जाता है। और अगर हमने 100% ड्रग ली है तो मेटाबोलाइज होने के बाद या फिर डिग्रेड होने के बाद हमें 90%, 80%, 60% या फिर ऐसे जो हमारा परसेंटेज ऑफ ड्रग जो हमारे सिस्टमिक सर्कुलेशन में जाके पहुंचेगा वो हमारा बायोअवेलेबिलिटी होता है। और ये बाकी जो रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन में होता है इसमें लेस देन 100% होता है। लेकिन अगर हम आईवी दे रहे हैं, डायरेक्ट ब्लड स्ट्रीम पे जा रहा है, तो हमारा 100% बायोअवेलेबिलिटी के चांसेस रहते हैं। Then fourth question is, which is the primary site of drug absorption in the GIT tract? GIT tract में कौन सी साइट पे हमारा सबसे ज्यादा ड्रग का अब्जॉर्प्शन होता है? तो ये है हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन। तो एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं कि हमारा जो स्मॉल इंटेस्टाइन है वहां पे हमारी विलाई एंड माइक्रोविलाई होते हैं, जिसमें हमारे सरफेस एरिया ज्यादा होता है। हमें पता है कि अगर किसी एरिया पे हमारा, किसी जगह पे हमारा सरफेस एरिया ज्यादा हो, सरफेस एरिया ज्यादा होने के लिए हमारा एक इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है कि पार्टिकल साइज कम होना चाहिए। पार्टिकल साइज कम होता है तो हमारा सरफेस एरिया लार्ज होता है। तो क्योंकि हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में विलाई एंड माइक्रोविलाई जो है वो हमें लार्ज सरफेस एरिया प्रोवाइड करते हैं, इस वजह से वहां पे ड्रग की अब्जॉर्प्शन ज्यादा होती है। तो ड्रग की अब्जॉर्प्शन वहां पे ज्यादा होती है,
इसलिए उसको हम प्राइमरी साइट ऑफ ड्रग अब्जॉर्प्शन कहते हैं। Then fifth question is, what is the advantages of using the sublingual route of drug administration? तो sublingual route हम क्यों यूज करते हैं, क्या उसके एडवांटेजेस है? ऑप्शन ए रैपिड ऑनसेट ऑफ एक्शन, ऑप्शन बी अवॉइडेंस ऑफ फास्ट फास्ट मेटाबॉलिज्म, ऑप्शन सी प्रोलंगेशन ऑफ ड्यूरेशन ऑफ एक्शन, या फिर ऑप्शन डी सिंप्लिसिटी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। तो इसका आंसर हमारे पास है अवॉइडेंस ऑफ फास्ट फास्ट मेटाबॉलिज्म, क्योंकि अगर हम इसको सबलिंगुअली लेते हैं तो ये हमारे लिवर के थ्रू जाता ही नहीं है। अगर हम इसको सबलिंगुअली लेते हैं तो ड्रग जो होता है हम उसको टंग के नीचे रखते हैं। सबलिंगुअल रूट मतलब हम अपने जीभ के नीचे ड्रग को रखते हैं और वो धीरे धीरे डिसॉल्व होकर डायरेक्टली हमारे सिस्टमिक सर्कुलेशन के अंदर जाता है। इस वजह से ये लिवर को बाईपास कर देता है, और ऑब्वियसली अगर इसने लिवर को पास कर दिया तो इसने फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म को भी पास कर दिया, जिस वजह से इसकी बायोअवेलेबिलिटी जो है वो बढ़ जाएगी और इसमें मेटाबॉलिज्म का फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म का चांसेस जो है वो कम हो जाएगा। The next question is, which of the following route of drug administration allow for self administration of patient? Intravenous, इंट्रामस्कुलर, इनहेलेशनल या फिर इंट्राडर्मल। तो इनमें से कौन सा है जो पेशेंट खुद? सो द आंसर इज इनहेलेशनल, क्योंकि जो इंट्रावेनस ड्रग होता है वो हमें आईवी अपने खुद का वेन ढूंढ के देना पड़ेगा। तो पेशेंट ये जो बाकी तीनों है, चाहे आईवी हो, आईएम हो या फिर इंट्राडर्मल हो, ये खुद को एक इंसान अच्छे से इंजेक्ट नहीं कर पाता। इस वजह से कभी कभी स्किल की जरूरत होती है, या फिर कभी कभी स्किल्ड पर्सनल ही दे सकते हैं। कभी कभी खुद देने में अगर कोई मतलब किसी को आता भी हो तो भी कोई पेशेंट खुद को इंजेक्ट करने में उसको प्रॉब्लम होती है। लेकिन जब इनहेलेशनल होता है तो इसमें कोई प्रॉब्लम ही नहीं होती। हमारे पास कोई इनहेलर होता है या फिर नेब्यूलाइजर होता है, जैसे अब आपने एस्थमेटिक पेशेंट में देखा होगा, इनहेलर यूज करते हैं वो, उसके लिए उनको किसी और की जरूरत नहीं, इजीली वो खुद उसको इनहेल कर सकते हैं। The next question is, which of the following factor can affect drug absorption through the GI tract? तो कौन कौन से फैक्टर है जो हमारे ड्रग के अब्जॉर्प्शन को जीआईटी में अफेक्ट करते हैं? ऑप्शन ए पीएच ऑफ द जीआई ट्रैक, ऑप्शन बी सरफेस एरिया अवेलेबल फॉर अब्जॉर्प्शन, ऑप्शन सी प्रेजेंस ऑफ फूड, या फिर ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव। सो आंसर इज ऑल ऑफ द अबव। जो हमारे ड्रग का एब्जॉर्प्शन है जीआई ट्रैक में, उसको बहुत सारे नंबर ऑफ फैक्टर अफेक्ट करते हैं। तो पहला फैक्टर हम देख सकते हैं कि पीएच ऑफ द ड्रग या फिर पीएच ऑफ द जीआई ट्रैक जो होता है वो ड्रग के एब्जॉर्प्शन को अफेक्ट करता है। सरफेस एरिया अगर ज्यादा अवेलेबल हो तो फिर हमारी ड्रग की एब्जॉर्प्शन ज्यादा अच्छे से होती है। प्रेजेंस ऑफ फूड, अगर कभी कोई ड्रग ऐसे होते हैं जो फूड के प्रेजेंस में अच्छी तरह एब्जॉर्ब हो जाते हैं, कभी कभी कोई ड्रग ऐसे होते हैं कि जिनमें फूड की अगर प्रेजेंस हो तो वो अच्छे से अब्जॉर्ब नहीं हो पाती। डिसोल्यूशन, इंटरेक्शन, ये सब जो हमारे कुछ फैक्टर है जो हमारे जीआईटी में ड्रग के अब्जॉर्प्शन को अफेक्ट करते हैं। तो आंसर हमारे पास यहाँ पे है ऑल ऑफ द अबव। क्वेश्चन नंबर 8 is, which factor plays a significant role in the absorption of sublingually administered drug? कौन सा फैक्टर हमारे सबलिंगुअली एडमिनिस्टर्ड ड्रग के अब्जॉर्प्शन को अफेक्ट करता है? Rich blood supply under the tongue, presence of enzyme in the saliva, avoidance of fast pass metabolism, या फिर all of the above। तो आंसर इज ऑल ऑफ द अबव। हमारे टंग के नीचे हमारे जो टंग का नीचे वाला पार्ट है वहां पे ब्लड सप्लाई ज्यादा होती है। इस वजह से हमें पता है कि हाईली जहां पे ब्लड सप्लाई एरिया होता है वहां पे हमारा ड्रग का अब्जॉर्प्शन वो ज्यादा होता है। वहां पे एंजाइम्स होते हैं सलाइवा में जो उसके डाइजेशन में या फिर उसके अब्जॉर्प्शन में हेल्प करते हैं। और अगर हम सबलिंगुअल रूट से ले तो जो फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म है वो भी अवॉइड हो जाता है, क्योंकि डायरेक्टली वो हमारे ब्लड स्ट्रीम में चला जाता है। ये हमने पिछले क्वेश्चन में डिस्कस कर लिया। Then question number 9 is, what is the primary mechanism of drug absorption in small intestine? Whether it is passive diffusion, या फिर ऑप्शन बी एक्टिव ट्रांसपोर्ट, ऑप्शन सी फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन, या फिर ऑप्शन डी एंडोसाइटोसिस। So the answer is passive diffusion. It is the most common mechanism of drug absorption in the small intestine is passive diffusion. Passive diffusion जो है ये बहुत ही कॉमन हमारा मैकेनिज्म है ड्रग अब्जॉर्प्शन का। इसमें हमारे ड्रग की मूवमेंट होती है, ड्रग की मूवमेंट होती है अक्रॉस द इंटेस्टिनल एपिथेलियल सेल अलोंग द कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट।
Then question number 10 is which of the following factor can influence drug absorption through the nasal route? अगर हम अपने nasal route से inhale करके या फिर nasally कोई drug ले रहे हैं तो कौन कौन से factor है जो उसको affect कर सकते हैं हमारे drug के absorption को? Option A nasal pH, Option B particle size, Option C ciliary clearance या फिर Option D all of the above. तो आंसर हमारे पास है डी ऑल ऑफ द अबव. नेजल ड्रग अब्जॉर्प्शन कैन बी इन्फ्लुएंस्ड बाय मेनी फैक्टर. बहुत सारे फैक्टर जो है जो अपना रहे नेजल रूट से ड्रग के अब्जॉर्प्शन को अफेक्ट करते हैं. उसमें सबसे पहले हमारे पास है नेजल पीएच अफेक्टिंग ड्रग आयोनाइजेशन, ड्रग का पार्टिकल साइज अफेक्टिंग द ड्रग डिपोजिशन एंड अब्जॉर्प्शन, सिलियरी क्लियरेंस जो हमारे ड्रग के रिटेंशन को अफेक्ट करता है इन द नेजल कैविटी. हमारे नेजल कैविटी में ड्रग कितने टाइम तक रहेगा, कितने देर तक रुकेगा, उसको हमारा सिलियरी क्लियरेंस अफेक्ट करता है. तो इसलिए ये तीनों ही जो हमने ऑप्शन देखे थे ये हमारे ड्रग के अब्जॉर्प्शन में बहुत ही ज्यादा हेल्प करते हैं जब हम उसको नेजल रूट से रहते हैं. तो हमारे पास आंसर होगा ऑल ऑफ द अबव. Question number 11 is which factor plays a crucial role in the drug absorption through the skin? Skin के थ्रू अगर हमारे कोई ड्रग का अब्जॉर्प्शन हो रहा है तो कौन कौन से फैक्टर उसमें रोल प्ले करते हैं? A thickness of the skin, B blood flow to the skin, C drug concentration या फिर D all of the above. So the answer is all of the above. ड्रग अब्जॉर्प्शन थ्रू द स्किन इज इन्फ्लुएंस्ड बाय वेरियस फैक्टर्स. स्किन थिकनेस, स्किन की थिकनेस कितनी है, अगर कौन से बॉडी पार्ट में हमारे स्किन के अगर बहुत ज्यादा स्किन की थिकनेस होगी या फिर स्किन बहुत ज्यादा रफ होगी तो उसमें हमारे प्रॉब्लम हो सकती है. कभी अगर हम स्किन के थ्रू कोई पैच वगैरह यूज कर रहे हैं तो जो पर्टिकुलर एरिया होता है वहां से हमें हेयर रिमूव करना पड़ता है क्योंकि स्किन की थिकनेस और स्किन का टेक्सचर जो होता है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है जब हमारी ड्रग अब्जॉर्प्शन हो रही होती है थ्रू स्किन. ब्लड फ्लो टू द स्किन जैसे हमने पढ़ा था जहां पे हाईली ब्लड परफ्यूज्ड एरिया होगा वहां पे हमारा अब्जॉर्प्शन अच्छा होता है. तो जिस एरिया में हमारे स्किन में बहुत अच्छी ब्लड फ्लो हो रही होती है उसमें हमारा ड्रग का अब्जॉर्प्शन भी बहुत अच्छा होता है. एंड द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द ड्रग, जिस एरिया में हमारा कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ड्रग को कितने कॉन्सेंट्रेशन में हम ड्रग को हमारे स्किन के थ्रू जाने दे रहे हैं, कम कॉन्सेंट्रेशन में होगा तो कम अब्जॉर्प्शन होगी, ज्यादा कॉन्सेंट्रेशन में होगा तो ज्यादा अच्छे से अब्जॉर्प्शन होगी. सो द आंसर हमारे पास है ऑल ऑफ द अबव. Question number 12 is how does the presence of food in the stomach affect the drug absorption? It enhances the drug absorption या फिर B it decreases the drug absorption, Option C has no significant effect on drug absorption या फिर depend upon the drug and formulation. So the answer is it depend on the drug and formulation. जो हमारे पास ड्रग होते हैं द प्रेजेंस ऑफ फूड इन द स्टमक कैन अफेक्ट ड्रग अब्जॉर्प्शन. हमारे स्टमक में अगर फूड प्रेजेंट होता है तो ये अफेक्ट कर सकता है, बट ये कैसे अफेक्ट करेगा ये स्पेसिफिक ड्रग के स्पेसिफिक कैरेक्टर के ऊपर डिपेंड करता है. क्योंकि कुछ ड्रग हमारे ऐसे होते हैं जो फूड के प्रेजेंस में उनका अब्जॉर्प्शन बहुत ज्यादा अच्छा होता है, फूड के प्रेजेंस में वो अच्छा काम करते हैं. इसलिए आपने कभी कभी देखा होगा कि जब हम डॉक्टर के पास जाते हैं दवाई लेने या फिर कोई फार्मासिस्ट के पास जाते हैं कोई दवाई हम लेते हैं तो हमें इंस्ट्रक्शन मिलती है कि इस ड्रग को हमें खाने के साथ लेना है, इस ड्रग को हमें खाने के बाद लेना है, इस ड्रग को हमें खाली पेट लेना है. तो इसका ये होता है कि कुछ ड्रग ऐसे होते हैं, इसका मतलब ये होता है या फिर इसका सिग्निफिकेंस ये होता है कि कुछ ड्रग होते हैं जो फूड के प्रेजेंस में अच्छा काम करते हैं, कुछ ड्रग ऐसे होते हैं जो फूड के एब्सेंस में अच्छा काम करते हैं. तो ये ड्रग के कैरेक्टरिस्टिक और फॉर्मुलेशन के ऊपर डिपेंड करता है. Then question number 13 is which route of drug administration allows for localized effect on the skin or mucous membrane? कौन सा रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन हमारा ऐसा है जो हमारे स्किन और म्यूकस मेम्ब्रेन पे एक्ट करता है? ओरल ड्रग, इंट्रावेनस, टॉपिकल या फिर इनहेलेशनल. स्किन पे कौन सा काम करता है? तो आंसर हमारे पास है ऑप्शन नंबर सी टॉपिकल रूट. तो जो टॉपिकल रूट होता है उसमें हम ड्रग को डायरेक्टली हमारे स्किन या फिर हमारे म्यूकस मेम्ब्रेन पे अप्लाई करते हैं टू गेट अ लोकलाइज्ड इफेक्ट. फॉर सपोज मुझे स्किन में कोई बर्न है तो मैं स्किन बर्न वाला क्रीम अगर लगाऊंगी तो मैं अपने डायरेक्टली जहां पे मुझे बर्न है वहां पे स्किन के ऊपर लगाऊंगी. क्वेश्चन नंबर 14 हाउ डज ड्रग आयोनाइजेशन अफेक्ट इट्स अब्जॉर्प्शन? आयोनाइजेशन ऑफ ड्रग उसके अब्जॉर्प्शन को कैसे अफेक्ट करता है? ऑप्शन ए आयोनाइज्ड ड्रग आर मोर रेडिली अब्जॉर्ब्ड, ऑप्शन बी आयोनाइज्ड ड्रग आर लेस रेडिली अब्जॉर्ब्ड,
ऑप्शन नंबर सी, आयोनाइजेशन ऑफ ड्रग हैज नो इम्पैक्ट ऑन द अब्जॉर्प्शन, या फिर डी, इट डिपेंड ऑन अदर फैक्टर्स सच एज पीएच एंड ड्रग फॉर्मुलेशन। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, आयोनाइज्ड ड्रग आर लेस रेडिली अब्सॉर्ब्ड। तो जो आयोनाइज्ड ड्रग होते हैं वो उनकी लोअर लिपिड सॉल्युबिलिटी होती है। तो हमने पहले ही पढ़ा है कि ड्रग की अगर हाई लिपिड सॉल्युबिलिटी होती है तो वो इजीली हमारे जो लिपिड बाइलेयर, हमारा बॉडी का जो लिपिड बाइलेयर है, हमारे स्किन को जो हमारे बॉडी का जो लिपिड बाइलेयर मेम्ब्रेन है उसको क्रॉस करके इजीली जा सकता है और अब्जॉर्प्शन एनहेंस होती है, इंक्रीज होती है। लेकिन अगर आयोनाइज्ड फॉर्म में है तो उसकी लिपिड सॉल्युबिलिटी लो होती है, जिसके वजह से वो लिपिड बाइलेयर को क्रॉस करके जा नहीं पाता, जिसके वजह से हमारी अब्जॉर्प्शन कम हो जाती है। So the last question is question number 15. Which organ is primarily responsible for the metabolism of many drug? ड्रग के मेटाबॉलिज्म में कौन सा जो ऑर्गन है वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है? So the answer is ऑप्शन नंबर ए, लिवर। लिवर जो है हमारा वो हमारा प्राइमरी ऑर्गन है ऑफ ड्रग मेटाबॉलिज्म। यहाँ पे बहुत सारे हमारे लिवर में एंजाइम्स होते हैं जो हमारे एंजाइमेटिक रिएक्शन कॉज कराता है, बायो एंजाइमेटिक रिएक्शन कॉज कराता है, बायो ट्रांसफॉर्मेशन कराता है, जिसके वजह से हमारा जो ड्रग है वो मेटाबोलाइट में कन्वर्ट हो जाते हैं और मोर सॉल्युबल फॉर्म में कन्वर्ट होके वो हमारे बॉडी से एलिमिनेट आउट हो जाते हैं। सो दिस वाज ऑल गाइस, थैंक यू सो मच। होपफुली ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल रहा होगा। तो नेक्स्ट वीडियो में हम जनरल फार्माकोलॉजी के नेक्स्ट जो पार्ट्स है उनके एमसीक्यूज ला रहे हैं। थैंक यू सो मच।